जी, जो मेरे पास लेफ्ट का क्या है, लेफ्ट वाली टेबल का जितने मेरे पास डेटा है वो शो हो जाए, और जो मेरे पास राइट वाला टेबल है उसमें अगर उसका मैचिंग कॉलम मुझे नहीं मिल रहा तो उसकी जगह क्या आ जाए, मेरे पास वो वैल्यूज नल लिखी हुई आ जाए, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट ज्वाइन हो जाएगा। और अगर वही चीज मैं चाहती हूँ कि राइट के टेबल की जितनी वैल्यूज हैं वो सारी जो है मेरे पास शो हो जाए, मैचिंग तो अंदर ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगी दोनों टेबल्स की, और अगर जो टेबल जो मेरे पास लेफ्ट में है उसके साथ राइट के टेबल वाली वैल्यूज मैच नहीं करती तो उसकी जगह क्या लिखा हुआ आ जाए, नल लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो अभी 3 क्वेरीज हमने देख लिया, हम तीनों को देखते हैं। पहली तो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, इससे अब मेरा क्या रिजल्ट आना चाहिए, जो चीजें दोनों में मेरे पास कॉमन है। ठीक है, अब मैंने अगर इस क्यूरी को रन किया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया है, मेरी प्रोडक्ट प्राइस और कैटेगरी नेम, प्रोडक्ट नेम, ये तीनों चीजें आ गई हैं। और देखिए किससे रिलेटेड आई हैं, क्योंकि कैटेगरी के टेबल में जो है वो नेम्स तो मेरे पास 5 ब्रांड तक थे, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन से ब्रांड शो हुए हैं मुझे, जिनसे रिलेटेड डेटा मेरा प्रोडक्ट के टेबल में एग्जिस्ट कर रहा था। तो इनका इंटरसेक्शन बन गया ना। ठीक है, समझ आ गई है, समझ आई है या रिपीट करूं? मैम अगेन बता दें। देखें, ये दोनों टेबल्स हैं हमारे पास, एक कैटेगरी का टेबल है, उसमें क्या है, कैटेगरी नेम ब्रांड 1, 2, 3 एंड 4, 5 ब्रांड्स है मेरे पास इधर। क्लियर है? अब अगर मैं देखूं प्रोडक्ट का जो मेरे पास टेबल है उसमें कैटेगरी आईडी कितनी यूज हो रही है, सिर्फ 1, 2, 3, ना फोर्थ वाली यूज हो रही है और ना ही फिफ्थ वाली यूज हो रही है। ये बात तो समझ आ गई है ना सबको, कि प्रोडक्ट के टेबल यस मैम। जी जी यस मैम समझ आ गई। ठीक है, प्रोडक्ट के टेबल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 कैटेगरीज यूज हो रही हैं। तो अब मैंने आपसे कहा कि इनर जॉइन क्या काम करता है, इंटरसेक्शन देता है, यानी जो प्रोडक्ट के टेबल में और कैटेगरी के टेबल में जो चीजें मैच कर रही हैं वो ही मेरे पास रिटर्न होंगी। तो अगर इन दोनों टेबल को मैं कंपेयर करूं तो क्या चीज मैच कर रही है, कैटेगरी आईडी 1, 2 और 3 मैच सिर्फ कर रही है, यही मैच कर रही है ना, 1, 2, 3 इधर भी है और 1, 2, 3 इधर भी है। ऐसी बात है ना, 4 एंड 5 कैटेगरी के टेबल में तो है, लेकिन क्या 4 एंड 5 प्रोडक्ट के टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है? नो मैम, मैं मान नहीं, लिया। नहीं कर रहा ना। तो इस वजह से जो मेरा रिजल्ट जो डेटा डिस्प्ले होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड आएगा, 1, 2 और 3, इससे रिलेटेड जो मेरे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और कैटेगरी नेम है, सिर्फ और सिर्फ वही मुझे डिस्प्ले होंगे, जो कि मेरे रिजल्ट में यहाँ पर आया है। यहाँ पर देखें, ब्रांड 1 कैटेगरी 1 था, ब्रांड 2 कैटेगरी 2 था, ब्रांड 3 कैटेगरी 3 था। ठीक है, उसी तरह से यही वाले ब्रांड कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 वाले ही रिपीट हुए हैं, लेकिन 4 एंड 5 जो है वो मुझे यहाँ पर शो नहीं हुआ, क्योंकि वो कैटेगरी के टेबल में तो था लेकिन प्रोडक्ट के टेबल में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। और इनर ज्वाइन या सिंपल ज्वाइन क्या काम करता है, जो दोनों टेबल्स में मैचिंग हमारे पास डेटा होता है वो हमें रिजल्ट में शो कर देता है। आप समझ आ गई है? यस मैम। बाकी सबको भी आ गई है? बाकी सबको भी आ गई, आगे मूव करें। यस मैम आ गई। अच्छा, एक काम आप लोग कर लें, बेशक ये जो टेबल्स है ना इनकी पिक्चर्स बनानी है, अभी पिक्चर बना लें, फिर मैं जब डिफाइन करूंगी ना तो आपके सामने पिक होगी तो आप इजीली देख सकोगे क्या आउटपुट आ रही है। मैं भी दिखा दूंगी, लेकिन अगर अपनी आसानी के लिए लेना चाहते तो ले लें। ये कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी का टेबल, और ये प्रोडक्ट का टेबल है। ठीक, अच्छा अब हम लोगों ने क्या क्यूरी लिखनी है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। लेफ्ट ज्वाइन जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर पहला मेरा टेबल आ गया कैटेगरी का, इधर आके मैं क्या कर दूं, लेफ्ट ज्वाइन कर दूं इसका प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, और किसकी बेस पे करना है, दोनों में मेरे पास कैटेगरी आईडी वाले जो कॉलम है वो सेम है। अब अगर आप देखो, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट का जो टेबल था
उसके अंदर वैल्यूज जो थी वो कैटेगरी के साथ मैचिंग वैल्यूज देखें तो क्या आ रही थी, कुछ मिसिंग डेटा था। तो यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल ही रिजल्ट इस तरह से शो हो जाएगा। जो दो वैल्यूज मेरी नहीं थी उसकी जगह क्या आ गया, जिस तरह से मैंने डेफिनेशन में बताया था कि उसकी जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास नल वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट में वैल्यूज क्या थी, कम थी, और कैटेगरी के जो टेबल था उसमें मेरी वैल्यूज जो है वो ज्यादा थी। अब यहाँ पर मेरे पास जब भी हम ज्वाइन लगाते हैं, राइट या लेफ्ट लगाते हैं, तो ओवरऑल जो डेटा है वो पूरे टेबल का मेरे पास शो हो जाता है। ठीक है। अब जो टेबल का मेरे पास इसमें एग्जिस्ट ही कितना डेटा कर रहा था, कितना डेटा एग्जिस्ट कर रहा था उससे रिलेटेड, ब्रांड्स 4 और 5। 5। हाँ, 4 और 5 तो मेरे पास प्रोडक्ट टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, इसीलिए उसकी जगह क्या हो गया, मेरे पास नल लिखा हुआ आ गया। अब इसी तरह अगर मैं इस चीज को स्विच करूं तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, जो डेटा मेरे पास दूसरे कॉलम में नहीं होगा उसकी जगह क्या लिखा हुआ आ जाएगा, नल लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इस बात की समझ आई है सबको? मैम ये आप प्लीज दोबारा बता दें। क्या चीज दोबारा बताऊं? ये मैम ये जो आपने बताया नल वैल्यूज का कि नल शो करेगा, नल क्यों शो कर रहा है, देखें प्रोडक्ट के टेबल में मेरे पास 4 और 5 क्या इससे रिलेटेड कैटेगरी थी? ये मेरे पास प्रोडक्ट का टेबल है, इसमें क्या 4 और 5 एग्जिस्ट कर रही है? नहीं करी मैम। नहीं कर रही ना। तो जब यहाँ पर मेरा डेटा आया तो उसकी जगह क्या लिखा हुआ आ गया, नल वैल्यू शो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही मेरे पास वैल्यूज। सिंपल। आप देखें ना कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 जो है मेरे पास से रिलेटेड, तो मेरे पास प्रोडक्ट के टेबल में कोई रो इंसर्टेड ही नहीं है, कोई डेटा है ही नहीं। और अगर डेटा ही नहीं है तो उसकी जगह क्या शो हो जाएगा, नल। क्योंकि इसमें हमारे पास क्या काम हो रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे टेबल्स की वैल्यू शो हो रही है। मैं आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ, ये देखें, ये लेफ्ट ज्वाइन है कि जो चीज हमारे पास क्या है, मैच कर रही है, वो तो एग्जिस्ट कर ही रही है दोनों के दरमियान, और लेफ्ट का पूरा जो मेरे पास सिनेरियो है वो सारा जो है शो हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं राइट ज्वाइन की बात करूं तो राइट टेबल के अंदर जो जो मेरी वैल्यूज है वो और उसके दरमियान मैचिंग जो है वो शो हो जाएंगी। मैचिंग तो रोज आएंगी आएंगी, लेकिन बाकी जो है मेरे पास राइट वाला पार्ट इधर आ जाएगा और लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट ज्वाइन के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? जी मैम ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये सिंटेक्स तो सेम वही वाला है, इसको आगे कर देते हैं। ओ सॉरी, एक ज्वाइन रह गया, आउटर ज्वाइन। अच्छा, अब आउटर ज्वाइन जो है ना वो वैसे तो हम लोग उसको यूज करते हैं, मैंने यहाँ पर रन भी करके देखा लेकिन यहाँ पर रन नहीं होता आउटर ज्वाइन, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता MySQL उसको। उसके लिए हम लोग ये यूनियन को यूज कर सकते हैं। आउटर ज्वाइन का वैसे मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर आप डायग्राम में भी देखें, इसने क्या करना है कि लेफ्ट में जितना डेटा है वो और राइट के टेबल में जो जो डेटा है वो सारा इसने रिटर्न कर देना है। और जो वैल्यूज अगर किसी टेबल में मैचिंग नहीं मिल रही उसकी जगह नल नल लिखा हुआ वैसे ही आ जाएगा। अगर कोई लेफ्ट की वैल्यूज नहीं है तो उसमें नल लिखा हुआ आ जाएगा। अगर राइट के टेबल में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो उसमें नल लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये आउटर ने क्या करना होता है, हमारे पास ओवरऑल टेबल जो है वो हमें रिटर्न करना होता है। दोनों टेबल में से सारे जो हमारे मेरा डेटा इंसर्टेड है वो सारा मुझे शो करा देगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा MySQL है उसको सपोर्ट नहीं करता। उसका तरीका ये कर सकते हैं हम लोग कि हम लेफ्ट ज्वाइन जो है वो भी लगा दें और ये राइट ज्वाइन जो है ये भी लगा दें और इन दोनों के दरमियान क्या कर दें, यूनियन कर दें। तो इससे क्या होगा, लेफ्ट का क्या काम था, लेफ्ट वाले टेबल का सारा डेटा दे रहा था, ठीक है ना, और हमारे पास मैचिंग कॉलम आ रहा था। राइट का क्या काम था, राइट वाले टेबल का सारा डेटा दे रहा था और मैचिंग कॉलम्स आ रहे थे। और अगर आप फुल ज्वाइन को देखो तो फुल ज्वाइन में क्या आ रहा है, लेफ्ट का सारा डेटा, राइट का सारा डेटा और जो मैचिंग हमारे पास जो दोनों में एग्जिस्ट कर रही है मैच है वो भी आ जाएगी रोज। तो यहाँ पर देखें, लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट वाला पार्ट आ गया, राइट में राइट वाला पार्ट आ गया, और जब इन दोनों का मैंने यूनियन ले लिया तो यूनियन क्या करता है,
यूनियन ज्वाइन कर देते ना उन दोनों चीजों को, तो वो क्या रिटर्न कर देगा, इसको ओवरऑल इसकी शक्ल दे देगा। ये एक किस्म का आप कह सकते हो हैक है, किसको, फुल ज्वाइन को शो करने के लिए। फुल ज्वाइन वैसे सपोर्टेड नहीं है, लेकिन उस चीज को अगर आप अपने रिजल्ट में, आपका कोई ऐसा काम आ गया जिसमें आप चाहते हो कि मुझे जो दोनों टेबल्स हैं उसका सारा का सारा डेटा शो हो, तो आप वो यूनियन के थ्रू वो काम कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए क्यूरी जो है वो मैंने यहाँ लिख भी दी है। आप लोग ये क्यूरीज जो है रन करेंगे, आप लोगों को और समझ आ जाएगी। अपने टेबल्स के हिसाब से इन सब क्यूरीज को रन करके देखिएगा। फिर जब आप टेबल्स के साथ इन चीजों को मैच करेंगे ना, आप खुद से उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि ये वाली रो मैंने नहीं ऐड की थी, तो इस वजह से यहाँ पर सॉरी, ये मैंने कॉलम में वैल्यू ऐड नहीं की थी, तो इस वजह से मेरा यहाँ पर नल लिखा हुआ आया है। क्या चीज है जो मैचिंग है, तो वो मेरे रिजल्ट में शो हुई है। ठीक है, तो वो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो जो चीज आप लोग देखें कि टेबल में हमारे पास ये चीज माइंड पे रखनी है कि ज्वाइन का काम क्या है। ज्वाइन ने हमें किसी एक कॉलम की बेस के ऊपर सिमिलर वैल्यूज जो हैं वो रिटर्न करनी ही करनी है। अगर सिंपल ज्वाइन आ जाएगा तो वो सिर्फ क्या करेगा, मैचिंग कॉलम रिटर्न करेगा। अगर मेरे पास लेफ्ट ज्वाइन आ जाएगा तो वो क्या करेगा, लेफ्ट टेबल का सारा डेटा और मैचिंग चीजें जो है वो मुझे दे देगा। और राइट ज्वाइन होगा तो वो राइट टेबल का सारा डेटा और जो मेरे पास मैचिंग वहां पर वैल्यूज है वो दे देगा। ठीक है, फुल ज्वाइन जो है मेरे पास, उसमें क्या है कि मेरे पास सारा जो डेटा है दोनों टेबल्स का वो शो हो जाएगा। फिर पीएचपी की तरफ अगर हम मूव करें, तो पीएचपी जो है, जो हमने आगे लेकर चलनी है अपने कोडिंग के लिए, उसका थोड़ा सा जो है इंट्रो सा है वो देखेंगे। पीएचपी में कमेंट्स के तरीके यहाँ पर मैंने लिखे हैं। क्या है, एक हम हैश के थ्रू कर सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। दूसरा हम ये डबल लाइन जो हैं इनको यूज करते हुए कर सकते हैं। ठीक है, और मल्टी लाइन के लिए ये वाली चीज है। ये तो बेसिक सी है, आगे मूव करते हैं। इको और प्रिंट का जो है वो चीज बताई हुई है कि इको और प्रिंट दोनों किस लिए यूज करते हैं, हम लोग आउटपुट शो कराने के लिए यूज करते हैं। अगर आप लोग जिस तरह हम लोग सी में करते थे, प्रिंट एलएन होता है ना शायद सी में, उसी तरह सी आउट आई थिंक उसमें होता है सी प्लस प्लस में। मुझे सी प्लस प्लस का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन प्रिंट एलन जो हमारे पास काम कर रहा है, वो चीज आउटपुट शो कराने के लिए, जो हम डिस्प्ले कराने के लिए कुछ भी जो कीवर्ड यूज करते हैं, वो सब हमारे पास क्या है, एक आउटपुट कीवर्ड्स होते हैं। यहाँ पर हमारे पास पीएचपी में प्रिंट भी यूज हो सकता है वही काम करने के लिए, इको भी यूज हो सकता है। दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है। डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है कि जो इको है, एक तो फास्ट होता है किससे, प्रिंट से। दूसरा ये कि हमारे पास इको जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर मैंने कोई चीज इको कर दी है, ठीक है, इको मैंने कर दिया है कोई वैल्यू हाई, तो ये चीज इको हो गई है या नहीं हुई, इसके लिए मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई पीछे बैकएंड पे कोई वैल्यू जनरेट नहीं हो रही। अगर यही काम मैं क्या करूं, प्रिंट के थ्रू करूं, ठीक है, तो प्रिंट में क्या होता है हमारे पास, जब मैं प्रिंट में अगर हाई लिख दूंगी, तो प्रिंट में हाई लिखने के बाद, प्रिंट करने के बाद वो किस तरह से शो होगा, या तो 1 आ जाएगा या फिर 0 आ जाएगा, यानी ट्रू आ जाएगा या फॉल्स आ जाएगा। तो इसको मैं एक्सप्रेशंस में कैसे यूज कर सकती हूँ, मैं इसको इफ एंड एल्स में यूज कर सकती हूँ। इफ एल्स में हम कोई ना कोई कंडीशन देते हैं ना, हम बताते हैं हमारे पास इफ जो है दे दी, या तो है, तो फिर हमारे पास क्या काम हो। उसी तरह से अगर यहाँ पर मैं प्रिंट की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, ठीक है, मैंने कोई चीज प्रिंट करानी थी, मैंने उससे सिंपल क्या कर दिया, प्रिंट में लिख दिया। अब प्रिंट में लिखने के बाद जब वो चीज प्रिंट हो जाएगी तो मेरे पास क्या रिटर्न हो जाएगा, 1 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इको में अगर कुछ प्रिंट हुआ तो मुझे ना 1 रिटर्न होगा ना 0 होगा। जिस तरह हमारे पास मेथड्स होते हैं, वॉइड वाला मेथड होता है, वो कोई चीज नहीं रिटर्न करता, और अगर रिटर्न वैल्यू मैं दे दूं, इंट दे दूं, स्ट्रिंग दे दूं, तो वो मेथड क्या करता है, मुझे कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। उसी तरह से जब मेरे पास प्रिंट यूज होगा तो कोई वैल्यू रिटर्न हो रही होगी। 1 फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करने के बाद रिटर्न हो रहा है, ट्रू रिटर्न हो रहा है, तो मैं इसको अपनी कंडीशन में लिख सकती हूँ कि अगर ये चीज प्रिंट हो गई है तो फिर क्या करो, ये कोड ऑफ ब्लॉक जो है वो रन कर दो।
ठीक है, मतलब इसमें हम लोग यही करते हैं ना कि कंडीशन अगर ट्रू होगी तो उसके नीचे जो कोड लिखा होगा वो मेरा चल जाना चाहिए। तो इसकी बेस के ऊपर मैं कंडीशन लगा सकती हूँ, एक एक्सप्रेशन में इसको प्रिंट को यूज कर सकती हूँ। ठीक है, क्लियर हुई है बात? यस मैम। अच्छा, इफ एल्स जो है वो आगे देखेंगे। जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस में हमारे पास इफ एल्स होती है, उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट जो है उनको देखेंगे। क्या है, पहले सबसे पहले हम एक कंडीशन, जिस तरह प्रिंट वाली चीज को बात किया उसी तरह सेम हम यहाँ पर बात कर लेंगे। प्रिंट वाली चीज को अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो वो क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट का जो रिजल्ट आ रहा है उसको या तो वेरिएबल में स्टोर करके यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट और उस चीज को प्रिंट करा दें जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं। जब इसमें क्या होगा, प्रिंट वो चीज हो जाएगी, इसके पास 1 आ जाएगा। जब हमारे पास 1 आ गया यानी हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हुई तो हमने क्या किया, ये जो नीचे मेरा कोड लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। उसी तरह से सिंपल इफ जो है उसमें कोई भी कंडीशन आप दे सकते हो, अगर तो वो आपकी सेटिस्फाई होगी कंडीशन तो नीचे वाला कोड जो है वो रन होगा। अगर आपने एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिस वेरिएबल की वैल्यू आपने क्या रखी हुई है, 5 रखी हुई है, ठीक है, आपने एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू रख दी है, 5 रख दी है। ये मेरे वेरिएबल का, इसमें मैंने रख दी 5। अब क्या है कि मेरे जो ये मेरा वेरिएबल है इसको मैं कहाँ पर यूज कर लूं, इस वाली जगह में। और इस क्या कर दूं कि अगर तो इसकी वैल्यू क्या है, 7 है, तो फिर क्या हो मेरे पास, ये जो यहाँ पर मैंने कोड लिखा है ये रन हो जाए। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी इस वेरिएबल की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 5 लिखी हुई है, और यहाँ पर कंडीशन में मैंने क्या कहा है, 7 है। तो दोनों कंडीशन जो है, अगर कंडीशन जो है वो ट्रू हो ही नहीं रही क्योंकि दोनों वेरिएबल्स में नेम सेम है और वैल्यूज जो है मैंने डिफरेंट लिखी हुई है। 7 और 5 इक्वल्स नहीं है तो हमारे पास नीचे वाला जो कोड है और हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर कोई नेक्स्ट ब्लॉक लिखा हुआ है तो उसमें मूव कर जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर ही हमारा कोड जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, कोड के ब्लॉक चलेंगे नहीं। इफ एल्स की अगर बात करें तो फिर क्या है, इफ में हमारे पास कोई स्टेटमेंट कंडीशन लिखी हुई थी तो हम आगे मूव कर रहे थे। अब हमारे पास इफ में कंडीशन तो लिखी हुई है, अगर वो ट्रू एंड फॉल्स है तो उसकी बेस पे हमारा कोड तो चलेगा। अगर हमारी वो फॉल्स होती है तो अल्टरनेट पे पहले इफ वाली में हमने कोई कोड नहीं दिया हुआ। इफ एल्स में क्या है, एल्स वाले पार्ट में हम क्या कर देते हैं, कोई अल्टरनेट कोड भी दे देते हैं कि अगर हमारी इफ स्टेटमेंट नहीं चले तो फिर क्या हो, हमारा एल्स वाला पार्ट चला जाए। मतलब अगर मैं कर देती हूँ कि मेरा जो यहाँ पर वेरिएबल है उसके अंदर 5 वैल्यू है और यहाँ पर भी मैं आकर क्या कर देती हूँ, 5 लिख देती हूँ, तो यहाँ मैंने कर दिया कि मेरी इको क्या हो जाए, कलर इज रेड। ये चीज अगर तो मेरी कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, ये इक्वल जो है डबल इक्वल आएगा, सॉरी, यहाँ पर क्या है, अगर तो मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो मेरे पास मेरा कलर रेड है, ये लाइन जो ये स्ट्रिंग है, ये टेक्स्ट है, ये मेरा आउटपुट में शो हो जाए। अगर ये चीज नहीं है तो फिर क्या हो, एल्स वाले पार्ट में मेरा जो है वो चला जाए हैंडल, मेरी सारा जो कोड है वो यहाँ पर आ जाएगा। और अब क्या है, जो चीज मैं यहाँ पर लिखूंगी वो क्या होगी, मेरी प्रिंट हो जाएगी। इफ की कंडीशन नहीं चली तो मेरा जो कंट्रोल है वो एल्स और एल्स वाला कोड चल जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने मल्टीपल चीजें जो है उसको देखना है, यहाँ पर सिंपल एक इफ और एक एल्स की कंडीशन थी तो मैं मल्टीपल इफ कंडीशंस भी लगा सकती हूँ। उसमें क्या होगा कि अगर मेरी पहली इफ जो है वो नहीं चली तो मेरा कंट्रोल क्या आ जाएगा, दूसरे इफ के ब्लॉक के पास आ जाएगा। दूसरा इफ का ब्लॉक भी नहीं चला तो फिर मेरा कंट्रोल किसके पास आ जाएगा, तीसरे इफ के ब्लॉक के पास आ जाएगा। मतलब तीनों इफ की कंडीशंस जो है वो चेक होंगी, अगर तीनों में से कुछ भी नहीं है तो मेरा क्या हो जाएगा, एल्स वाला पार्ट जो है वो रन हो जाएगा। यही चीज हम एल्स इफ के साथ भी कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, 3 इफ कंडीशंस ले ली और एक जो है मैंने क्या कर दिया,
एल्स का पार्ट ले लिया। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा वो जो कोड है वो स्टेप बाय स्टेप इस तरह से चले कि उसका लिंक जो है पहले इफ का दूसरे के साथ इस तरह से हो जो एल्स इफ का होता है, मतलब सॉरी इफ और एल्स का होता है कि पहली कंडीशन अगर मेरी ट्रू नहीं हुई तो कंट्रोल सेकंड के पास आए, क्योंकि इसका एल्स वाला पार्ट ये बन रहा है। और उसके एल्स में मैंने क्या कर दिया, एक और इफ कंडीशन लगा दी। पहले क्या होता था कि हमारे पास सिंपल इफ कंडीशन होती थी, अगर वो कंडीशन नहीं चल रही तो कंट्रोल एल्स में आता था, और एल्स में क्या होता था, कुछ मैंने लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा, या कोई मैंने एक्शन परफॉर्म किया हुआ है तो वो एक्शन परफॉर्म। लेकिन यहाँ पर अगर इफ एल्स इफ में आ जाएगा तो इफ के बाद एल्स इफ में दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि अगर ये कंडीशन नहीं चल रही तो उसके एल्स में क्या कर दो, ये वाली कंडीशन चेक करो। सेकंड कंडीशन भी नहीं चल रही तो फिर क्या करो, ये थर्ड के पास आ जाओ, इस वाले पे चल दो। और अगर ये तीनों की तीनों ये वाली भी नहीं चल रही तो फिर कंट्रोल कहाँ चला जाए, एंड पे चला जाए, और एंड पे जो हमारी स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, या फिर जो एक्शन आप चाहते हो कि परफॉर्म होना चाहिए वो एक्शन परफॉर्म हो जाए। और इन तीनों के अलावा हमारे पास कंडीशन चेक करने के लिए स्विच भी यूज होता है। ठीक है, अब स्विच क्या काम करता है कि वो कोई भी वैल्यू जो हमने दी हुई है उसमें कंपेयर करेगा सारी स्विच स्टेटमेंट्स के साथ, और उसमें से जिसके साथ मैच करेगी वो चीज, वो वाला जो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेटर बनाने के लिए अक्सर ये चीज यूज करते हैं। आप लोगों को असाइनमेंट्स भी मिली होंगी जो आपने लैंग्वेज पढ़ी हुई है सी में या C++ पढ़ी हुई है, उसमें आप लोगों को कैलकुलेटर वाली कोई असाइनमेंट याद है, स्विच वाली? यस मैम, याद है जी, वो वाली चीज क्या कर रहे हैं हम लोग, स्विच के हमारे पास कोई भी, उसमें हम ऑपरेटर्स को चेक करते हैं ना, कि अगर तो ऑपरेटर मेरे पास मैच हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्लस है तो यहाँ पर प्लस जो है उसको मैं मैच करूंगी, इस जगह मैं प्लस दे दूंगी, इस जगह मैं क्या कर दूंगी, माइनस दे दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो जहां पर मेरा ये स्विच के अंदर जो मैंने ऑपरेटर दिया हुआ है किसी भी ऑपरेटर के साथ मैच कर गया तो उसके नीचे वाला मेरा कोड जो है वो रन हो जाएगा। और कोड रन अगर हो जाता है तो बाकी चीजें चेक ना हो तो उसके लिए क्या कर देंगे, ब्रेक लगा देंगे कि अब मेरा यहाँ से ही कोड जो है वो ब्रेक हो जाए और कंट्रोल इन नीचे वालों पे जाए ही नहीं, क्योंकि पहले केस में ही क्या हो गया है, मैच हो गया चीज। मेरा जो है जो n मैंने यहाँ पर दिया हुआ था उसकी वैल्यू केस 1 में ही मैच हो गई है, यहाँ पर मेरा कोड एक्शन परफॉर्म हो गया है तो ब्रेक हो जाए, और ये जितने भी केसेस हैं इसके इनके पास कंट्रोल आएगा ही नहीं, और कहाँ, स्विच से बाहर चला जाएगा कंट्रोल। ठीक है, और अगर तो मेरा कोई भी केस मैच नहीं हो रहा, ये जो n की वैल्यू मैंने दी हुई है ना, ये केस 1 में है, केस 2 में भी नहीं है, केस 3 में भी नहीं है चीज, तो फिर डिफॉल्ट में जो चीज मैंने लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है क्लास? इफ वाली कंडीशंस जो हैं और स्विच में कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लें। मैम ये इफ एल्स वाला अगेन बता दे। कौन सा वाला इसमें से? इफ एल्स सिंपल इफ एल्स? नहीं, इफ एल्स इफ जो मतलब ज्यादा सारे एल्स इफ यहाँ पे अगर लगाए हम हाँ एक जी, चीज में। इसमें क्या है, हमारे पास पहली कंडीशन जो है वो अगर चल रही है, ठीक है ना, पहली कंडीशन ट्रू हो गई है इफ वाली, तो कंट्रोल कहाँ पर चला जाएगा, पहली इफ के अंदर ही चला जाएगा ना। यस मैम। तो फिर बाकी एल्स इफ चलेंगी? नहीं। नहीं चलेंगी, क्योंकि वो एल्स इफ पे आ गई हैं। ठीक है ना, और अगर पहली मेरी कंडीशन नहीं चलती तो फिर कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, एल्स इफ पर। इस एल्स इफ के पास। अगर ये भी नहीं चलती तो सेकंड। फिर मेरे पास मेरा इस वाले के पास आ जाएगा और इसकी कंडीशन चेक होगी। इस तरह से हमारे पास जिस तरह सिंपल इफ एल्स का काम था कि एक इफ अगर नहीं चल रही तो एल्स वाला ब्लॉक चल जाए हो जाता। अब
है वो उनको चेक करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर भी मेरी मल्टीपल कंडीशन चेक हो रही है कि अगर एक ही साथ मेरी कंडीशन मैच नहीं हो रही तो मेरा सेकंड ब्लॉक जो है उसकी कंडीशन चेक हो जाए, अगर वो भी मैच नहीं हो तो मेरा थर्ड का ब्लॉक जो चेक हो जाए। जी ओहो, यस मैम आ गया इसमें। और किसी को कोई क्वेश्चन है? जी और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आगे करें। चलिए आगे लूप्स की बारी आ गई। अच्छा क्लास ये वाली मैं यही एज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई हैं पहले, इसलिए गो थ्रू कर रही हूँ। अगर कहीं से नहीं समझ आती तो आप रोक के पूछ सकते हैं कि ये चीज हमें नहीं समझ आई, ठीक है, उसको दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर मैं ऐसे ही इसको गो थ्रू करती जाऊंगी जल्दी जल्दी, ठीक है। अगर नहीं आप लोगों ने पढ़ी हुई कोई चीज तो वो भी बता देंगे, चीज हमें नहीं पढ़ी हुई इसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता दें। और अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो फिर भी रोक के पूछ लीजिएगा। अच्छा अब हम लूप्स की बात कर रहे हैं। लूप का क्या काम होता है कि हमारे पास कोई कोड है, उस कोड को बार बार हमने चलाना है तो उस पे क्या हो, एक साइकिल की तरह एक चीज मूव करे, ठीक है। मेरा कोड जो है वो बार बार चलना चाहिए। अगर मैंने मल्टीपल वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले करानी है, अगर मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरा एक टेबल है वो मैंने शो कराना है, मैं चाहती हूँ कि मेरी आउटपुट में जो भी एरे मैंने है, एरे की जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी डिस्प्ले हो जाए, तो मैं उसके ऊपर भी लूप लगा सकती हूँ। ऑपरेशंस मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ये यूज होती है। डिफरेंट लूप्स होती हैं, जिस तरह हमारे पास इफ की कंडीशंस हमने मल्टीपल देखी, उसी तरह से डिफरेंट हमारे पास लूप्स भी होती हैं। सिंपल जो बहुत कॉमन लूप है वो कौन सी है, हमारे पास फॉर लूप है, ठीक है। एक हमारे पास वाइल लूप होती है, फिर डू वाइल लूप है। अच्छा अब सिंपल और फॉर ईच लूप, ये हम यहाँ पर पीएचपी में ये भी यूज होती है। अच्छा अब फॉर लूप जो है वो और वाइल लूप, हमारे पास लूप का काम जो है वो देखा जाए तो एक ही हो रहा है कि हम वहां पर क्या कर रहे हैं, लूप किसी बेस के ऊपर लगा रहे हैं और वो लूप क्या करती है, चलती रहती है जब तक हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है, ठीक है। तो अब हमारे पास सीन आता है कि फॉर लूप में भी तो यही काम हो रहा है, वाइल लूप में भी यही काम हो रहा है। डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है कि फॉर लूप जो है ना हमारे पास, वो तब हम यूज करते हैं जब हमें पता हो कि हमारे पास प्री डिफाइंड इतनी ये रेंज है, इधर तक ही मैंने अपनी लूप को चलाना है। मतलब एंड पॉइंट जो है वो आपको पता हो, ठीक है। आपको पता हो कि ये 10 वैल्यूज थी, इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 10 ही है, मैंने इस 10 तक जो है डेटा शो कराना है, आपने फॉर लूप को यूज कर लिया। वाइल लूप हम वहां पे यूज कर रहे हैं जब हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक चीज प्रिंट होनी है, ठीक है। इसकी लिमिट जो है वो एक्सीड कर सकती है, हम क्लियर नहीं है उस लिमिट के बारे में कि कहाँ तक हमने कंडीशन सेट करनी है, तो हम क्या कर लेते हैं, वाइल लूप को यूज कर लेते हैं। और फॉर ईच लूप जो है वो क्या काम करती है, अगर मैंने किसी भी चीज पे फॉर ईच लूप लगा दी तो जब तक उसकी एंड वैल्यू आती है तो वो क्या करेगी, वो हर वैल्यू के लिए वो चीज रन होगी, ठीक है। अब वाइल लूप और फॉर ईच में ये डिफरेंस आ जाता है, फॉर ईच हर सिंगल स्टेटमेंट को देकर चल रही है और वाइल लूप क्या कर रही है, उसमें मैंने डिफाइन की है कि ये वाली मेरी ट्रू कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। फॉर ईच में मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल उसको एक एरे पकड़ा दी, उसने क्या करना है, उसने उस एरे की हर चीज को खुद ब खुद लेकर प्रिंट कर देना। लेकिन वाइल लूप में मैंने बता दिया कि ये कंडीशन जो है ये जब तक मेरी ट्रू होगी तब तक ये चलती रहे। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जरूरी नहीं है कि मैं उसको लिमिट बताऊं, मैंने सिर्फ उसको बता दिया कि ये चीज ट्रू होनी चाहिए, कब तक ट्रू है ये मैंने नहीं बताया। फॉर के लिए क्या हुआ, मुझे बताना पड़ा कि ये मेरी चीज थी, ये यहाँ तक चलेगी, 10 वैल्यूज तक चले या 20 वैल्यूज तक चले या 100 वैल्यूज तक चले, मैंने उसकी लिमिट डिफाइन कर, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस था इनका। अब सेपरेट सेपरेट हर को देख भी लेते हैं।
फॉर लूप मैंने पहले डिफाइन वाइल से या चलें ठीक है। अच्छा वाइल लूप में क्या है, जिस तरह मैंने बात की, आप एक क्या करते हो, कंडीशन, वाइल का कीवर्ड यूज होता है, ठीक है। वाइल के कीवर्ड के बाद आप क्या करते हो, पैरेंथेसिस में एक कंडीशन सेट कर देते हो कि जब तक ये कंडीशन जो है मेरी ट्रू रहेगी तब तक क्या हो, मेरा कोड जो है वो चलता रहे। अब यहाँ पर कंडीशन कोई भी हो सकती है। आप यहाँ पर कंडीशन सिंपल ट्रू की भी लगा सकते हो। आप यहाँ पर कंडीशन लिख सकते हो कि जब तक कोई वैल्यू जो है वो 99 तक ना पहुंचे, या आपकी अपनी मर्जी है, आपने सेट कर दिया है। या जब तक आपने कोई ऊपर कोड लिखा हुआ था, उस कोड में कुछ रन हो रहा है और वो कोड जो है उस मेथड से आपको रिटर्न ट्रू हो रहा है, जब तक वहां से मुझे ट्रू रिटर्न होता रहेगा तब तक मेरी क्या चलती रहेगी, ये वाइल की कंडीशन चलती रहेगी। जब मुझे वो जो मेथड है फॉल्स रिटर्न करेगा और उसको यहाँ पर फॉल्स की वैल्यू मिल जाएगी इधर मेथड जो मैंने लिखा होगा, तो मेरे पास क्या होगी, ये कोड जो है टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पर ही, ठीक है। मतलब मेरी वाइल लूप से क्या होगा, कंट्रोल निकल जाएगा। और डू वाइल लूप जो है वाइल की तरह ही है, सिंपल। जो काम मेरा वाइल के अंदर हो रहा है उसी तरह मेरा काम किस में होगा, डू वाइल में भी होगा। डिफरेंस क्या आ जाता है वाइल और डू वाइल में, के नाम अगर इनके इसी तरह से रखे होते हैं कि जिसके नाम से ही हमें चीजें थोड़ी क्लियर हो जाए। अब डू मतलब पहले जो लिखा हुआ है वो एक दफा चलेगा, ठीक है, वो कोड जो है वो एक दफा चलेगा ही चलेगा, और फिर हमारी वाइल जो है स्टेटमेंट वो चलेगी। यानी सिंपल वाइल की बात करें तो हमारी कंडीशन जो है वो चल रही है, चेक हो रही है, और फिर हमारा कोड का ब्लॉक जो है वो चल रहा है। डू वाइल में क्या होता है, एक डू का सेक्शन है और फिर नीचे एक सेक्शन वाइल का होता है। तो डू वाली जो स्टेटमेंट है वो एक ना एक दफा लाजमी चलेगी, बेशक आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स भी है तो भी आपके पास क्या है, एक दफा चल गया वो कोड, आउटपुट शो हो गई, फिर कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू हुई तो उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कंट्रोल क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें फॉर लूप की, तो फॉर लूप में हमारे पास क्या होता है, हमारे सिंपल तीन चीजें हम डिफाइन करते हैं। वाइल लूप में हमने क्या डिफाइन किया, सिर्फ और सिर्फ वाइल के पैरेंथेसिस के अंदर अपनी कंडीशन दिख रही कि ये कंडीशन जब तक ट्रू होती है, ठीक है, तब तक हमारा जो है क्या हो, कोड चलता रहे, तब तक हमारी चीजें जो हैं वो चलती रहे, जो नीचे मैंने कोड प्रोवाइड किया है। लेकिन फॉर में मैंने क्या करना है, अपनी स्टार्टिंग लिमिट भी बतानी है, मैंने उसको बताना, सॉरी, अपना स्टार्टिंग वैल्यू भी बतानी है, अपनी लिमिट भी बतानी है जहां तक मैंने उस चीज को चलाना है, और एंड पे कितने का इंक्रीमेंट करना है वो भी मैंने इधर ही डिफाइन कर देना है। आप डू वाइल की अगर आप बात करो या वाइल की बात करो तो यहाँ पर भी आप इंक्रीमेंट लगा सकते हो। वो इंक्रीमेंट कहाँ लगेगा, इधर आके लग जाएगा। मतलब जो आपने यहाँ पर अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, आपने लिखा हुआ है i इक्वल्स, या आप कह सकते हो i जो है मेरे पास लेस देन 7 है, तब तक ये वाइल की कंडीशन मेरी चलती रहे, और यहाँ पर आकर आप i को क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो, तो फिर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक होगी, कोड चलेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर ऊपर कंडीशन चेक होगी, इस तरह से ये चीज चलती रहेगी। लेकिन यही काम हम फॉर में कैसे कर रहे हैं, हम सिंगल लाइन में डिफाइन कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, सिंगल लाइन में क्या लिख देंगे, ये तीन चीजें जो है हम प्रोवाइड कर देंगे। पहली चीज क्या प्रोवाइड करेंगे, वो कहाँ से स्टार्ट होना है, इसको हम बैकवर्ड भी चला सकते हैं लूप को, ठीक है। और नॉर्मल वे क्या होता है कि 0 से किसी बड़ी वैल्यू में चलता रहे, या फिर हम कोई मैक्सिमम वैल्यू जो है वो स्टार्टिंग में रख देते हैं 10 से, और यहाँ पर लिमिट और इधर इंक्रीमेंट की जगह हम क्या कर देते हैं, डिक्रीमेंट करने लग जाते हैं। तो वैल्यू 10 से स्टार्ट हुई है तो हर बार माइनस माइनस चलता रहेगा, और हमारी काउंटर का क्या होगी, वो चीज रन होती रहेगी, ठीक है। वैसे अगर बात करें जीरो वाला, वो कैसे चलेगा कि जीरो वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दी है, 10 तक चलानी है, काउंटर मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है, और इंक्रीमेंट में मैंने क्या किया है, सिंपल उसी चीज को प्लस कर दिया है।
इंक्रीमेंट 2 का देना है, 1 का देना है, 5 का देना है, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह की कंडीशन सेट करना चाहते हो। तो एक ही लाइन में हमने वो काम कर दिया जो हम ऊपर कर रहे थे। हम ये वाला काम जो है वाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन वाइल हमें हेल्पफुल कहाँ पर है, जहां पर अगर हमारे पास लिमिट नहीं सेट, वाइल जो है वो लिमिट के लिए काम कर रहा है, लेकिन अगर मुझे लिमिट नहीं पता तो भी वाइल काम करेगा। लेकिन फॉर के लिए लिमिट जरूरी है, फॉर के लिए मुझे बताना जरूरी है कि मुझे कहाँ तक अपना काउंटर चलाना है, वाइल के लिए जरूरी नहीं है। वाइल के लिए हम सिंपली ट्रू कंडीशन रख दी है कि जब तक कुछ भी, बेशक वो चलता ही रहे, इनफिनिट भी हो जाती है लूप। क्यों? कि जब तक एक चीज हमने ट्रू कर दी है, वाइल में ट्रू कर दी है, अब वो कभी उसकी वैल्यू अगर फॉल्स होगी ही नहीं तो क्या होगा, वो तब तक कंडीशन चलती रहेगी, कंट्रोल वहां पर ही फंसा रहेगा। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास ये चीज हमने देख लिया है। अच्छा, फॉर ईच लूप जो है वो आगे, फॉर ईच लूप जिस तरह से मैंने आपको बताया स्टार्ट में क्या करेगी कि इसको जो चीज हम पकड़ाएंगे उसकी हर वैल्यू के ऊपर ये लूप चल जाएगा और क्या होगा, एक एक वैल्यू को प्रिंट करता जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई लूप, मैंने सॉरी एरे, उसके ऊपर ये लूप लगा दिया है, इसको हम अपने यूज करेंगे जो जो हम काम करेंगे ना अपना उसके अंदर प्रोडक्ट्स को शो कराने के लिए। ठीक है। या अगर कैटेगरीज आप शो कराना चाहते हो तो उसमें हमारे लिए हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास एरेज की फॉर्म में हमें रिटर्न होगा। हम जो क्यूरी लिखते हैं ना, जब हम अपने ई कॉमर्स के एप्लीकेशन बनाएंगे उसके अंदर हम क्यूरीज लिखेंगे, जो क्यूरी हमें क्या करेगी, हमारी डेटाबेस में से डेटा फेच करके देगी, तो उसका जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो एक एरे की फॉर्म में आ रहा है। तो उस एरे का जो डेटा है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स जो है वो सारी एरे में तो आ गई, लेकिन उस प्रोडक्ट को मैंने क्या शो कराना है, अपने पेज, जो मेरा प्रोडक्ट्स वाला पेज है उसके अंदर हर प्रोडक्ट को सेपरेट शो कराना होता है। ऐसा ही होता है ना, उसकी पिक्चर, उसकी प्राइस, उसकी क्वांटिटी, क्वांटिटी बेशक ना भी उधर शो हो, प्राइस कर दो और उसकी जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ी सी कर दो। तो ये सारा डेटा एरे की फॉर्म में है, उसको यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करना है, तो एरे से मुझे डेटा फेच करना पड़ेगा। तो वो फेच किस तरीके से मैं करूंगी, फॉर ईच लूप को मैं यूज करके करूंगी। ठीक है। अब क्या है, मैंने उस एरे के ऊपर अगर प्रोडक्ट्स की एरे के ऊपर भी फॉर ईच लगा दिया तो पहली प्रोडक्ट का मेरे पास डेटा आया। पहली प्रोडक्ट का क्या डेटा आया कि ये वाली मेरी प्रोडक्ट थी, इसका नेम ये था, इसकी प्राइस ये थी, अगर कोई डिस्काउंट था तो वो ये था, इसकी डिस्क्रिप्शन ये थी, क्वांटिटी दिखाना चाहते हो तो उसकी ये चीज थी, कोई फीचर है तो उसका फीचर ये वाला था। ये सारा डेटा एक प्रोडक्ट से रिलेटेड आ गया तो वो शो हो गया। फिर क्या हुआ, कंट्रोल चला गया उस एरे की दूसरी वैल्यू के पास जो कि मेरी क्या थी, सेकंड प्रोडक्ट थी। फिर उसका सारा डेटा जो है वो शो हो गया। फिर कंट्रोल कहाँ पे चला गया, तीसरी प्रोडक्ट के पास चला गया। अब हेल्पफुल मुझे ये क्यों हुआ, वहां पर मैं दूसरी भी तो फॉर लूप भी लगा सकती थी, वाइल लूप भी लगा सकती थी, मैंने फॉर ईच लूप क्यों लगाया? जी बताएं। अभी मैंने आपको तीनों का डिफरेंस बताया है और मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैंने डेटाबेस से अपने फ्रंट पेज पे, फ्रंट एंड पे शो करानी थी, तो मैंने उसके लिए फॉर ईच लूप को यूज कर लिया। मैं फॉर लूप भी यूज कर सकती थी, तो मैंने क्यों नहीं वो की सिंपल फॉर लूप यहाँ पर यूज। मैम ये इसलिए कि हमें क्योंकि सारा डाटा को प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हम अगर जैसे अगर रेड कलर एक एरे ले रहे हैं तो वो एक ही बार में हमें उसके रिलेटेड सारा डाटा दे रहा है, एक ही बारे में डेटा दे रहा है। और देखो अब डेटाबेस है, ठीक है, मेन जो इसका आंसर बनता है वो ये कि अगर कोई डेटाबेस है, क्या आपको पता है कि डेटाबेस में हमेशा 10 प्रोडक्ट्स ही रहेंगे? कंफर्म है कि आपके प्रोडक्ट जो है हमेशा 10 ही रहेंगे? क्या वो इंक्रीज हो सकते हैं या नहीं होते? मैम आप क्या पूछ रही है मतलब? मैं पूछ रही हूँ कि आपकी डेटाबेस में प्रोडक्ट्स वाला टेबल है, क्या उसके अंदर आप सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स ही डालोगे या और भी हो सकती हैं? मैम हो सकती है। हो सकती है ना। तो फॉर लूप हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि फॉर में हम लिमिट सेट कर देंगे। तो अगर मैंने वहां पर 10 दे दी तो वहां पर बैकएंड पे मेरी प्रोडक्ट्स 100 होगी, तो मैं क्या करूंगी, बार बार फॉर लूप को चेंज करूंगी? नहीं। तो मैं फॉर ईच लूप लगा और क्यों लगा दी मैंने, क्योंकि उस पर मुझे कुछ लिमिट देनी पड़ेगी कि यहाँ तक चले मेरी लूप, नहीं नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है ना। मैंने उसको, मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा, मैंने सिर्फ कहा फॉर ईच कि इस एरे में जितने एलिमेंट्स हैं ना वो सारों के लिए ये लूप चलना चाहिए। तो बेशक बैकएंड पे 1000 वो भी आगे प्रोडक्ट्स, तो भी क्या होगी, मेरी लूप सही तरह, मेरा कोड सही